गुड मॉर्निंग 10th क्लास। अगला अपना लेसन है द ट्रिब्यूट और इसके बाद एक ही पार्ट और बचेगा और अपनी फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो कहानी है ट्रिब्यूट, ये एक नवयुवक बाबुली नाम का एक नवयुवक है, उसके परिवार की कहानी है। बाबुली के दो और भाई हैं, बाबुली से दोनों ही बड़े हैं, यानी सबसे बड़ा आप एल्डर लिख सकते हैं और बीच का मिडल मैंने लिखा है। बाबुली से तो दोनों ही बड़े हैं। वो तीनों एक संयुक्त फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे। और उसका बड़ा भाई जो है उसने बाबुली और बाबुली से जो बड़ा भाई है उन दोनों की काफ़ी हेल्प की। बाबुली नौकरी लग चुका है, शहर में रहता है और बाबुली को अचानक एक दिन पत्र मिलता है, घर बुलाया जाता है और उस पत्र में लिखा था कि बंटवारा हो रहा है और आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। यानी इस पाठ में बहुत ही मार्मिकता से ये बात दिखाई गई है कि एक परिवार के अलग होने पर किस प्रकार उनकी माँ या माँ बाप या जो भाई हैं उनका हृदय बिल्कुल टूट जाता है, जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल बिखर जाते हैं और किस प्रकार घर जो है बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं शमशान की तरह हो जाता है, वो इसमें दिखाया गया है। साथ में ये भी दिखाया गया है कि एक भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है, किस प्रकार वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है। इस पाठ में ये भी सिखाया गया है कि एक छोटे का क्या कर्तव्य है और एक बड़े भाई की क्या जिम्मेवारी होती है। वो शानदार पाठ है, बहुत शानदार कहानी है। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। देखिए, समरी हम कर लिए थे, आज लाइन टू लाइन देखते हैं। पूरी कहानी बाबुली सुनाएगा हमें, यानी अपना नरेटर कौन है? बाबुली है। देखिए, बोल रहा है एज आई रीच्ड माई डेस्क इन द ऑफिस, कि जैसे ही ऑफिस में मैं अपने डेस्क पे पहुंचा। हम सब जानते हैं कि बड़े शहर में जितने भी ऑफिस होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनमें सबके काम करने के अलग अलग डेस्क, केबिन रहते हैं। डेस्क भी कह सकते हैं और इसके लिए कई बार ये वर्ड भी काम आता है केबिन, अलग अलग, ताकि सब लोग अच्छे ढंग से काम कर सकें। माई आईज, मेरी आंखें, स्टॉप्ड, रुक गई, ओवर ए लेटर, एक पत्र पे। उसके लिए वहाँ ऐसा ही रहता है कि जिनका जो काम जिसको दिया होता है उससे संबंधित वो जानकारी वहाँ उसके टेबल पे पहुँचा दी जाती है। जो उस ऑफिस में प्यून वगैरह काम करते हैं वो चपरासी वगैरह पहुँचा देते हैं। इट कंटेन, देखिए कंटेन का अर्थ होता है जी निहित। इट यानी पत्र, पत्र में क्या था? डेट, वही। फैमिलियर का अर्थ होता है जाना पहचाना, आप ये भी कह सकते हैं परिचित। उसमें वही जानी पहचानी परिचित चीज़ थी, वो क्या है देखना। पी टाइट, स्पेलिंग देखना, PETITE। पिटाइट का अर्थ होता है जी टेढ़ी मेढ़ी, टूटी फूटी हैंडराइटिंग थी ऑफ माय एल्डर ब्रदर। यानी वो जो पत्र वो पढ़ रहा है बाबुली जो पत्र पढ़ रहा है वो पत्र किसने लिखा है? बाबुली के बड़े भाई ने लिखा है। तो वो बड़ा भाई जो है उसकी हैंडराइटिंग को क्या कह रहा है कि पिटाइट है वो, यानी जिग जैग है, टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग है, माने उसका भाई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद, ही हैड रिटर्न टू मी, उन्होंने मुझे पत्र लिखा था। यानी उसके भाई, जो उसका बड़ा भाई है, बार बार उसको परेशान नहीं करता था। ये उस दौर की कहानी है जिस दौर में फ़ोन टेलीग्राम नहीं होते थे, पत्र ही सामान्यतः चलते थे। यानी आप कह सकते हैं लगभग 60-70 वर्ष पुरानी बात है। आई श्रंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम ऑल दीज डेज। ऑल दीज डेज का अर्थ होता है इन दिनों, कि इन दिनों मैं घर पर पत्र नहीं लिखने के कारण अपने अंदर एक शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। श्रंक का अर्थ होता है घुटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घुटन, या लज्जा भी कहते हैं। कि मैं फॉर नॉट राइटिंग, पत्र नहीं लिखने के लिए, लेटर्स पत्र होता है, होम अपने घर, क्योंकि मैं इन दिनों से मैंने अपने घर कोई पत्र लिखा ही नहीं। उनकी
मतलब सलामती के बारे में पूछा ही नहीं, तो मुझे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी, शर्म आ रही थी। अब उसको अपने पुराने दिन याद आते हैं, ओल्ड मेमोरीज याद आती है। देखना, कह रहा है इन माई स्टूडेंट डेज, कि जब मैं विद्यार्थी था, यानी विद्यार्थी जीवन उसको याद आ रहा है। इट वॉज ऑलमोस्ट ए रूटीन अफेयर, रूटीन का अर्थ है रोजाना का, अफेयर का अर्थ है घटनाक्रम, कि जब मैं एक विद्यार्थी था तो ये लगभग प्रतिदिन का मामला था। यानी मैं लगभग, वो शहर में रहता था पढ़ाई के लिए, तो बोल रहा है कि मैं लगभग पत्र लिखता था, रोज़ पत्र लिखता था। आई यूज टू गो होम टू डेट डिस्टेंट विलेज। और एक बात और भी कह रहा है कि आई यूज टू, यूज का अर्थ है प्राय, मैं प्राय घर जाता था। किस में? टू डेट डिस्टेंट विलेज, यानी मेरा जो गांव जो काफ़ी डिस्टेंट है। देखिए, डिस्टेंट का अर्थ होता है सुदूर। अब मैं सुदूर समझा देता हूँ आपको। सुदूर यानी दूर का, विलेज गांव। ऑन ए रेक्टी बस, देखिए रेक्टी बस होती है टूटी फूटी। और आप ये माने, मैं ये बोला कि ये कहानी 60-70 वर्ष पुरानी है, तो उस समय जो कस्बे हुआ करते, टाउन, जैसे अपना एक मान, जहाँ हम रहते हैं उसको एक टाउन मान लिया हमने, जैसे सादुलपुर को एक टाउन माना, तो वहाँ से जो गांव के, जो दूर के जो गांव थे, वहाँ एक ही बस चलती थी मुश्किल से, और वो भी बहुत पुरानी टूटी फूटी बस, मैं उससे जाता था। केयरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी, केयरिंग परवाह करना, नथिंग बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेन का अर्थ होता तनाव, ऑफ द जर्नी यात्रा, कि मुझे बिल्कुल भी उस यात्रा का कोई तनाव नहीं होता था। टूटी फूटी थी, लटकते हो जाते, कैसे भी जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी। विद्यार्थी जीवन की बात कर रहा है। माई होम, मेरा घर, माई विलेज, मेरा गांव, दे यूज टू पुल मी, ये सारी चीज़ें प्राय मुझे खींचती अवे फ्रॉम द मोरबिंड सिटी लाइफ, कि शहरी जीवन जो क्या है, मोरबिंड है। देखिए, मोरबिंड का अर्थ होता है जी डेड, मृत। शहरी जीवन को मृत की संज्ञा दे रहा है, शहरी जीवन को अच्छा नहीं मान रहा, कि मृत शहरी जीवन से खींचकर मुझे दूर ले जाती, मुझे अपने पास बुलाते। कौन? मेरा गांव, मेरा जो घर है वो। शहरी जीवन बहुत विषम रहता है। शहरी जीवन से अभिप्राय महानगरों का शहर कह रहा हूँ मैं, जीवन कह रहा हूँ। नाउ थिंग्स हैव चेंज, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। आई टू हैव चेंज्ड, मैं खुद बदल गया, माने उसके अंदर भी परिवर्तन हो गया। ए ग्रेट डील एट दैट, वो कह रहा है कि सब कुछ बदल गया, मैं खुद भी बदल गया। और क्या कर रहा है? ए ग्रेट डील एट दैट, वो ये कह रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। ए लॉट ऑफ कोब वेब्स, देखिए कोब वेब का अर्थ होता है जी जाल, जाल। और कैसा जाल? वेब का अर्थ होता है जाल, और कोब का अर्थ है मकड़ी, कि मकड़ी के जाले के समान बहुत से जाले हैव सेटल अराउंड मी, कि मेरे चारों तरफ मकड़ी के जाल की तरह कई जाल स्थापित हो गए हैं। यानी वो जाल जो है उनमें उलझ गया। अब जाल आप समझते ही हैं, भी शहर में गया तो उसको व्यापार करना है, पैसे कमाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। उसकी खुद की भी फैमिली हो गई है क्योंकि वो अब शादीशुदा है। आई एम स्वेप्ट बाई, स्वेप्ट का अर्थ होता है बहा ले जाना। डेट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम, वो कह रहा है कि समय और बिजनेस यानी व्यापार, काम आप कह सकते हैं, कि काम और समय की जो टाइड है, यानी समय और काम की जो लहर है, टाइड का अर्थ है लहर, और जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देती, वो कह रहा है कि समय और काम की अदृश्य लहर द्वारा मुझे क्या कर लिया गया? स्वेप्ट बाई, मुझे बहा लिया गया। मेरा जो घर है, मेरा जो गांव है, उससे मुझे दूर कर दिया गया। किसने? समय और काम की जो धारा है, यानी उसमें इतना उलझ गया, इतना डूब गया कि आज उसको अपना घर और अपना गांव याद ही नहीं आता। यहाँ तक कि उसके पास इतना भी समय नहीं कि वो नियमित रूप से पत्र लिख सके,
ना, इतना समय बिल्कुल नहीं है। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर। वो कह रहा है कि मैं भुवनेश्वर में अध्ययन कर रहा था। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी, वेयर आई गोट माई जॉब। वो कह रहा है जहाँ मुझे अपनी नौकरी मिल गई थी। एंड नाउ फॉर दीज 2 ईयर्स, और अब पिछले 2 वर्ष से, आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस। मैंने एक बार भी घर के बारे में नहीं सोचा। पिछले 2 वर्ष से घर वालों को याद ही नहीं किया। मैनी ए टाइम, पता नहीं कितनी ही बार, माई मदर, मेरी माँ, हैज़ रिटन लेटर्स, उन्होंने पत्र लिखे, यानी माँ ने लिखवाए होंगे पत्र, तो वो इलिटरेट अनपढ़ है बेचारी, कंप्लेनिंग, और हर पत्र में शिकायत करती थी अबाउट माई नेग्लिजेंसी, कि मैं कितना लापरवाह हो गया हूँ इन राइटिंग टू हर, कि मैं आज बहुत लापरवाह हो गया, अपनी माँ को ही पत्र नहीं लिखता। वो भूल गया, क्योंकि वो इसलिए भूल गया क्योंकि उसका विवाह हो गया, वहीं बीवी बच्चे हैं, और वो अपने जीवन में उलझ गया। शी हैज़ इवन रिमाइंडेड मी, यहाँ तक कि, इवन का अर्थ यहाँ तक कि, रिमाइंडेड का अर्थ याद दिलाना, मी का अर्थ मुझे, वो मुझे याद दिलाती थी ऑफ दोज प्री मैरिज डेज ऑफ माइन, मेरे, माइन का अर्थ है मेरे विवाह से पूर्व के जो दिन थे उनको याद दिलाती थी कि कैसे सप्ताह में एक बार तुम घर आते थे, पत्र भी लिखते थे, माँ को भी याद करते थे। लेकिन अब वो अपनी माँ को याद नहीं कर रहा क्योंकि वो अपने निजी जीवन में उलझ गया है। Yet I have never been able to break those strands of complacency which have coiled around me। देखिए, यद्यपि, यट का अर्थ है यद्यपि, वो कह रहा है कि यद्यपि आई हैव नेवर बीन एबल, मैं कभी सक्षम नहीं हो सका, किसमें, टू ब्रेक, कि मैं तोड़ सकूं, दो स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स का अर्थ होता है विचारों का जो भाग है, विचारों का जो भाग है, किस विचारों का, कंप्लेंसी, कंप्लेंसी का अर्थ होता आत्मसंतुष्टि। वो कह रहा है कि मैं आत्मसंतुष्टि के उन विचारों के भाग जो हैं उनको तोड़ने में कभी सक्षम नहीं हुआ। ध्यान से देखना, दोबारा बोल रहा हूँ, विचारों के जो भाव हैं, विचार कैसे, आत्मसंतुष्टि के, जिन जो कहाँ हैं, विच हैव कोइल्ड अराउंड मी, कोइल्ड का अर्थ था कुंडली मार के बैठना, सांप के लिए आता है ये कोइल्ड शब्द। वो कह रहा है कि आत्मसंतुष्टि के उन विचारों को मैं कभी तोड़ नहीं पाया, जिन विचारों ने मेरे चारों तरफ क्या कर रखा है, कुंडली मार रखी। अब सरल भाषा में समझो कि जिन विचारों से मैंने अपने आप को आत्मसंतुष्ट कर रखा है, और जो विचार मेरे चारों तरफ है, हालांकि मैं उनको कभी तोड़ ही नहीं पाया, क्योंकि वो अभी अब उसने अपने आप को क्या कर रखा है, संतुष्ट मान रखा कि सही है, सब बढ़िया चल रहा है। यदि वो नहीं मानता अपने आप को संतुष्ट, तो ये जो विचारों का भंवर जाल है चारों तरफ, जो कुंडली की तरह चारों तरफ है, वो उसको तोड़ पाता। आई हैव केप्ट क्वाइट टू प्रूव, मैं शांत रहता, किस बात के लिए, ये साबित करने के लिए, टू प्रूव साबित करने के लिए, डेट आई एम बिजी, मैं यह साबित करने के लिए कि मैं व्यस्त हूँ, एंड प्री ऑक्युपाइड, प्री ऑक्युपाइड का अर्थ होता है काम में विलीन, काम में लगा हुआ, कि मैं काम में लगा हुआ हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, ये साबित करने के लिए मैं हमेशा शांत रहता, कुछ नहीं बोलता, ताकि औरों को लगे कि मेरे पास बहुत काम है। लेकिन कितना भी काम रहे, समय निकाला जा सकता है। नाउ सी डजेंट कंप्लेन, लेकिन अब मेरी माँ शिकायत नहीं करती है, थक गई बेचारी, क्या शिकायत करना। प्रोबेबली, संभवतः है, शी अंडरस्टैंड माई पोजिशन, शायद मेरी स्थिति समझ गई, वो समझ गई कि वो अपनी दुनिया में डूब गया है, शहरी जीवन में डूब गया है, अपने परिवार में डूब गया है, और अब वो बिल्कुल भी मुझे शिकायतें नहीं करती। यूजुअली, साधारणतः, माई एल्डर ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई था, डजेंट राइट मी, साधारणतः उन्होंने कभी मुझे पत्र नहीं लिखा, मुझे परेशान नहीं किया, उसका भाई बहुत अच्छा है। ही डजेंट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, उसने मुझसे कभी कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा।
ही हैज़ नेवर sought ए टोकन फ्रॉम मी। शोट का अर्थ होता है तलाशना, कि उसने, मेरे बड़े भाई ने मुझसे कुछ भी नहीं चाहा। टोकन का अर्थ होता है एक सिक्का भी। फ्रॉम मी, मुझसे। इन लाई ऑफ हिज कंसर्न फॉर मी एज एन एल्डर ब्रदर। देखिए वो कह रहा है इन, ये जो ल्यू होता है, ल्यू, इन ल्यू ऑफ हिज कंसर्न, कि इन ल्यू ऑफ हिज कंसर्न का अर्थ, इसका अर्थ मैं बताता हूँ, एक्सचेंज होता है इसका अर्थ। एक्सचेंज का अर्थ होता है के बदले में। बड़े भाई के बदले में उसने जो भी मेरे लिए किया, उसके बदले में कभी उसने एक सिक्का भी नहीं मांगा। यानी उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, एक बड़े भाई होने के नाते बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में कभी एक सिक्का भी नहीं माना। क्या कह रहा देखना, इन दोज डेज व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, मुझे वो दिन अच्छे ढंग से याद हैं जब मैं क्या था, एक विद्यार्थी था। द ओनली थिंग दैट ही इंक्वायर्ड अबाउट वॉज माई वेल बींग। जब मैं विद्यार्थी था तब वो मुझसे कोई प्रश्न नहीं करते थे कि मैं पैसे कहाँ से लाता हूँ, तुम इतने पैसे मत खर्च करो, कहाँ से आएंगे, ना। मुझसे हमेशा एक ही बात पूछते थे, वेल बींग, कि तुम ठीक हो। मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछते, मेरी सेहत के बारे में पूछते, बस इतना बोलते कि अच्छा खाओ पियो रहो, पैसे मैं दे दूँगा, पढ़ो। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, और जब मैं घर पे रहता, मैंने छुट्टी वगैरह में जब वो घर जाता, ही वुड कैच फिश फॉर मी। क्या भाई है देखना आप, वो मेरे लिए मछली पकड़ के लाते थे। फ्रॉम द पॉन्ड, शायद दक्षिण भारत में है, एक जलाशय है बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे कोई बड़ा तालाब होगा, वहाँ से मछली पकड़ के लाते। एंड वुड आस्क, और कहते, हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, टू प्रिपेयर, कि बनाओ, ए गुड डिश, अच्छा व्यंजन बनाओ। फॉर आई लव्ड फिश, क्योंकि मुझे फ़िश बहुत पसंद थी। अपने छोटे भाई के लिए बड़ा भाई मछली पकड़ के लाता और अपनी पत्नी से कहते कि अच्छे से बनाना। आगे देखना, व्हेन द कैच वॉज सकेंटी, कैच पकड़ी गई मछली, सकेंटी करता है थोड़ी। जब मतलब छोटी मछली हाथ लगी हो, ज़्यादा मछलियाँ हाथ न लगी हो, तो क्या कहता, द डिश, व्यंजन, वुड बी प्रिपेयर्ड, बनाया जाता, एक्सक्लूसिवली का अर्थ था सिर्फ और सिर्फ, फॉर मी, मेरे लिए। मतलब भैया खुद नहीं खाते, अपने बच्चों को नहीं देते, कोई नहीं खाता था, भैया मछली लाते, और जब मछली कम होती, उसकी मात्रा थोड़ी होती, तो मछली सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पकाती। कौन, बाबूली की भाभी, यानी बड़े भैया की पत्नी। देखो आप, कितना प्रेम था उसको अपने भाई से। ही वुड से टू हिज वाइफ, और प्राय वो अपनी पत्नी से कहते, यू मस्ट मेक द डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके इतना अच्छा व्यंजन बनाना। यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड का अर्थ है सरसों, पेस्ट का अर्थ होता है छोंक, वो जो लगाते हैं हम, जो तड़का लगाते हैं, तड़का भी कह सकते हैं। फॉर बाबूली, कि बाबूली के लिए अच्छे से अच्छा बनाओ, अच्छे से अच्छा तड़का लगाना। इवन नाउ, सरसों का वो तड़का लगाना, फॉर बाबूली, बाबूली के लिए, यानी बहुत ही अच्छा भाई है, अपने छोटे भाई के प्रति बहुत प्रेम है। इवन नाउ, बोल रहा अब भी, ही इज़ द सेम मैन, वो वही व्यक्ति है, बिल्कुल नहीं बदला। विद द सेम टोन ऑफ लव, वो बोल रहा है कि मेरा जो भाई है वो अब भी वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं बदला, उसी प्रकार प्रेम से बातें करता है। एंड कंपैशन, यानी मेरा भाई जो है उसके अंदर अब भी उतने ही कंपैशन है। कंपैशन का अर्थ होता है हमदर्दी। क्या होता है, हमदर्दी। नथिंग हैज चेंज्ड हिम, कुछ भी, कोई भी चीज़ उनको बदल नहीं पाई। हिज 7 चिल्ड्रन, उनके 7 बच्चे। फादर, मदर, कैटल, फील्ड्स, कि अपने 7 बच्चों को, पिताजी को, माँ को, पिताजी का बाद में ध्यान तो हो गया था लेकिन शुरुआत में तो वो उनकी देखभाल करता ही था, माँ को, कैटल्स को यानी मवेशियों को, फील्ड्स को यानी खेतों को, हाउस होल्ड यानी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व सब उन्होंने निभाई। ही इज़ द सेम, मेरा भाई वैसा ही है।
माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। यानी बाबूली के मन में भी बड़े भाई के प्रति प्रेम तो है, प्रेम भाव तो है। इससे आगे का हम आगे देखेंगे। और ये प्रेम भाव की वजह से ही बाबूली फिर अपनी जो हिस्से की ज़मीन है वो अपने भाई को बड़ी ही श्रद्धा से अर्पित कर देता है, और उसी को हम कहते हैं श्रद्धांजलि यानी ट्रिब्यूट। तो इसके आगे का पार्ट अगले वीडियो में हमें देखेंगे।